जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रही थी? विस्थापन अभिक्रिया हो रही थी कि जो अभिकारक में जो प्रबल धातुएं थी, मतलब प्रबल पदार्थ थे, वो क्या कर रहे थे? प्रबल तत्व क्या कर रहे थे? वो अपने से दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से क्या कर रहे थे? उसके यौगिक से उसका स्थान छीन ले रहे थे, है ना। तो उस अवस्था में क्या कर रहे थे हम? विस्थापन अभिक्रिया है। आज हम उस विस्थापन अभिक्रिया के आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसा कि हमने देखा था, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि जो पदार्थ थे, मतलब तत्व थे, प्रबल तत्व अपने से दुर्बल तत्व को क्या कर रहा था? उसके स्थान से परिवर्तित कर रहा था। लेकिन द्विविस्थापन में बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे विपरीत, मतलब इससे विपरीत नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे अलग है। द्विविस्थापन में क्या है कि अभिकारक में उपस्थित कोई आयन है। क्या है? अभिकारक में आयन है, अभिकारक में उपस्थित कोई पदार्थ है ना, यौगिक है, और वही यौगिकों में उपस्थित कुछ पदार्थ है, तत्व है, और वही तत्व क्या करते हैं? अपना एक दूसरे के साथ आयन परिवर्तित कर लेते हैं। क्या करते हैं? आयन बदल लेते हैं। पदार्थ जो तत्व होते हैं, तत्वों के पास, किसी तत्व के पास धनायन, किसी के पास ऋणायन होते हैं ना, तो वही अपने अपने आयन परिवर्तित करते हैं। तो इस अवस्था में इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है। लिखते हैं, जब अभिकारक यौगिक क्या करते हैं? जो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? जब अभिकारक यौगिक, क्या है? जब अभिकारक यौगिक, हमने क्या बताया? जब अभिकारकों में जो यौगिक उपस्थित हैं, उनमें जो पदार्थ है, तत्व हैं, वो अपना आयन बदले, है ना। तो जब अभिकारक यौगिक क्या है? जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। क्या करते हैं? जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों की अदला बदली लिख देते हैं, अदला बदली करते हैं। क्या होता है? जब अभिकारक में उपस्थित जो आयन है, जो अभिकारक में उपस्थित पदार्थ हैं, वो क्या करते हैं? अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तब उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तब उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो भैया, क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? अभी हमने बताया अभिकारकों में कुछ यौगिक होंगे, वही यौगिक में उपस्थित कुछ पदार्थ हैं, कुछ तत्व हैं, वो क्या करते हैं? अपने अपने आयन बदल लेते हैं, है ना। तो उस अवस्था में उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो, हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे कोई पदार्थ, यहाँ पे एक यौगिक था AB, है ना, और दूसरा यौगिक था CD, है ना। अब ये क्या है? अभिकारक। ये जो A है ना, A पे था प्लस का चार्ज और B पे था माइनस का चार्ज। ऐसे ही C पे था प्लस का चार्ज और D पे था माइनस का चार्ज, ठीक है ना। इस पे क्या है? आयन। A पे धनायन है, B पे ऋणायन है। C पे क्या है? धनायन, और D पे क्या है? ऋणायन। तो A क्या करता है? D से, मतलब ये AB क्या करता है? CD से। A क्या करता है? D के पास चला जाता है, और जो C है वो कहाँ चला जाता है भैया? B के पास। मतलब अपने अपने केवल आयन बदलते हैं। क्या करते हैं? आयन बदलते हैं। तो जो A था वो D के पास, जो C था वो B के पास चला आता है। तो क्या बन जाता है? A और D बन जाता है। क्या बन जाता है?
A और D बन जाता है और क्या बचता है C और B बन जाता है। क्या बन जाता है C और B बनता है। देखो इस अवस्था में भी क्या है, A था धनायन और D है ऋणायन, तो A है धनायन और D है ऋणायन। ऐसे C क्या था धनायन और B क्या था ऋणायन, तो C क्या था धनायन और B ऋणायन। ये बात समझ आई। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक उदाहरण ले लेंगे हम। उदाहरण लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। किसका लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या होता है AgNO3। और दूसरा एक पदार्थ ले लेते हैं, दूसरा पदार्थ सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं NaCl। चलो इस अभिक्रिया को उदाहरण के तौर पे हम करके देखते हैं। देखो इसमें जो Ag है सिल्वर पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। सिल्वर पर कैसा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और नाइट्रेट पे माइनस का चार्ज होता है ना, इसकी संयोजकता -1 होती है। सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है, +1 होती है संयोजकता। क्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है, -1 संयोजकता होती है। अब देखो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में होगा क्या, जो सिल्वर था वो क्लोरीन के पास, मतलब इस वाले का धनायन उस वाले के ऋणायन के पास चला जाएगा, और ये वाला जो धनायन था इस वाले ऋणायन के पास आ जाएगा। बस इतना होता है। ये केवल अपना अपना स्थान बदलते हैं आपस में। यौगिक जो है वो अपना अपना स्थान, मतलब अपने अपने यौगिक बदल लेते हैं, आयन बदल लेते हैं। क्या करते हैं, अपने अपने आयन बदल लेते हैं। देखो क्या होगा, Ag चला जाएगा Cl के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AgCl बन जाएगा। और दूसरा पदार्थ क्या बचेगा, Na आ जाएगा NO3 के पास। क्या बचेगा यहाँ पे NaNO3, क्या बचेगा। देखो इसका नाम क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम था इसका, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अभी इसके पास क्या है, प्लस का चार्ज, इसके पास माइनस का, इसके पास प्लस का चार्ज, इसके पास माइनस का। ठीक है, किसी बात समझ है। द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, पूछा गया, और लेकिन उसमें कुछ और भी हमें सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा देखते हैं भैया। हम लेते हैं इंपॉर्टेंट उदाहरण, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख भी देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होगा, लेते हैं हम बेरियम क्लोराइड को। किसको, बेरियम क्लोराइड को, बेरियम क्लोराइड BaCl2 को। और दूसरा पदार्थ क्या लेते हैं, दूसरा पदार्थ भी ले लेते हैं हम सोडियम सल्फेट को। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। क्या होता है Na2SO4। देखो इसमें समझो आराम से, बेरियम के पास प्लस संयोजकता, क्लोरीन के पास माइनस संयोजकता। बेरियम के पास प्लस की संयोजकता, मतलब चार्ज किसका है, प्लस का। आयन कौन सा है, धनायन। ऐसे सोडियम के पास धनायन, सल्फेट के पास ऋणायन, SO4 के पास ऋणायन। अब देखो क्या होता है, तो बेरियम किसके पास जाएगा, ये वाला धनायन इस ऋणायन के पास जाएगा, और ये वाला धनायन इस ऋणायन के पास जाएगा। देखो क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। BaSO4 बना लो भैया। क्या बनाएगा, BaSO4, मतलब इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। और क्या बचेगा, NaCl। क्या बनाएगा, प्लस NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ध्यान से देखो, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो 2 सोडियम थे, वहां पे 1 ही सोडियम है। यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, उधर साइड में 1 ही क्लोरीन है। मतलब अभिकारक में क्या है, जो तत्व है वो ज्यादा है और उत्पाद में तत्व जो है वो कम है। तो इस चीज से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्या करना है, आपको बता देते हैं। हर एक पदार्थ की अगर आपको संयोजकता आती है, क्या आती है, संयोजकता आती है, तो आप पदार्थ आसानी के साथ बना सकते हो। यहाँ पे देख लो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो यहाँ पे समझते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड था, BaCl2 बना कैसे, जो BaCl2 है बना कैसे, समझते हैं। तो बेरियम जो है, बेरियम संयोजकता उसकी होती है प्लस की 2। क्या होती है संयोजकता इसकी, प्लस की 2 होती है। संयोजकताएं याद करनी जरूरी है, समझनी जरूरी है। आपको हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप निकाल भी सकते हो किसी तत्व की संयोजकता, आगे बताएंगे वीडियो में। उसके बाद क्लोरीन की Cl, और Cl के पास उसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। अब इन दोनों पदार्थों की या इन दोनों तत्वों की जो संयोजकताएं होती हैं प्लस माइनस होती है, बेरियम की 2 और क्लोरीन की 1। तो क्या होता है, अगर इन दोनों पदार्थों से तत्वों से यौगिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की बस संयोजकताएं एक्सचेंज कर देंगे, बदल देंगे। जो इसकी संयोजकता थी वो क्लोरीन के पास आ जाएगी, और जो क्लोरीन की संयोजकता थी वो बेरियम के पास चली जाएगी। बस पदार्थ बन गया। देखो क्या बना,
Ba के पास एक आ जाएगा तो Ba बन गया, Ba बेरियम, और क्लोरीन के पास दो आ जाएंगे बेरियम वाले, तो Cl2 बन गया ना एक यौगिक BaCl2 बेरियम क्लोराइड। उसके बाद देखो Na2SO4 क्यों बना, कैसे बना वो भी देख लो। यहाँ पे सोडियम था Na, सबको पता है सोडियम की संयोजकता होती है प्लस की 1, 11 नंबर पे होता है 2,8,1। उसके बाद सल्फेट SO4, इसकी संयोजकता होती है माइनस की 2, क्या होती है माइनस की 2। तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस, क्या प्रोसेस कि सोडियम के पास आ जाएगी सल्फेट की संयोजकता, और जो सोडियम की संयोजकता थी वो कहाँ चली जाएगी सल्फेट के पास, बस इतना सा काम करना है। देखो क्या बनेगा, सोडियम के पास एक था, इसकी संयोजकता आ जाएगी, कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो Na2 लिख देंगे, क्या भैया लिखेंगे Na2 लिखेंगे। सल्फेट के पास ए वाला एक आ जाएगा तो क्या बनेगा SO4, देखो Na2SO4 बना, यौगिक बना। तो आप किन्हीं भी तत्वों से यौगिक बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। कब बना सकते हो, जब आपको उन तत्वों की संयोजकता पता होगी। जब आपको पता होगी कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है, तब आप आसानी के साथ किन्हीं भी तत्वों के साथ यौगिक बना सकते हो। अगर आपको तत्वों से संयोजकता बनानी नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि हमें तत्वों से यौगिक बना, या फिर हम तत्वों से यौगिक नहीं बना पाते हैं, तब हम आपको एक वीडियो उसका रिकॉर्ड करके दे देंगे, आराम से आप उसे देख लीजिए और बनाइए, ठीक है। तो फिर इतनी ये वाली बात जो है वो खत्म हो गई। अपने आते हैं अपने ही टॉपिक पे। देखो क्या है, इसको भी हटा देते हैं। देखो यहाँ पे था BaCl2 और यहाँ पे Na2SO4। यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम है अभिकारक में, और उत्पाद में क्या है 1 सोडियम। तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2, अभिकारक में सोडियम कितने हैं 2, उत्पाद में सोडियम कितने हैं 1। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम बराबर करने के लिए। देखो सोडियम बराबर करने के 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सोडियम हो गए, इधर भी भैया कितने सोडियम 2। उसके बाद क्लोरीन भी तो यहाँ 2 हो गए हैं, क्योंकि गुना किया ना पूरे में, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, इधर भी देखो कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, बात बैलेंस मतलब बराबर है। बेरियम इधर कितने हैं 1, और इधर कितने 1, सल्फेट 1 और 1, मतलब रिएक्शन कैसी है ये बैलेंस हो गई। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस हो गई। कैसी रिएक्शन हुई, बैलेंस हो गई। अब एक बात को और समझो, आप एक बात को समझो, कुछ प्रतीक हैं जिन्हें हम याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतीक। वो क्या है, देखो अगर कोई गैस होती है जो निकलती है, क्या होती है गैस निकलती है, तो उसे हम इस एरो से दिखाते हैं। गैस को किस एरो से दिखाएंगे, इस एरो से, मतलब गैस कहाँ जाती है ऊपर उठती है ना, तो इस एरो से आपको दिखानी है गैस, ठीक है। और दूसरा एक सिंबल है, अगर एरो ऊपर की तरफ है तो मतलब गैस निकल रही है, अगर एरो नीचे की तरफ है, क्या है, अगर एरो नीचे की तरफ है तो उस अवस्था में यहाँ पे बचता है अवक्षेप। क्या बचता है, क्या बचता है, अवक्षेप बचता है। और अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ नीचे तली में बैठ जाता है, वही होता है अवक्षेप। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ जो तली में जम जाता है, बैठ जाता है, वही होता है अवक्षेप। तो उसको किस तीर से दिखाते हैं, नीचे वाले तीर से। तो जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। तो इसको हम किधर दिखाएंगे, नीचे की तरफ एरो लगा के ऐसे दिखाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक बात समझ आई। तो इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया है ना, इसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है ना, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या कहेंगे, यह एक अवक्षेपर अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपर, मतलब क्या है भैया, इसमें क्या बच रहा है, अवक्षेप हमें बचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहां तक बात क्लियर है, आराम से पढ़ो। देखो अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते रहोगे तभी समझ आएगा, आराम से पढ़ो। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से उसे सॉल्व करते हैं। यहां तक नोट करो, बताते हैं आपको। यहां तक बात समझ, यहां तक बात क्लियर है सबकी, सबकी बात क्लियर। चलो देखते हैं आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया सभी को समझ आई है, उम्मीद है कि सभी को समझ आई भी होगी। आगे देख लेते हैं। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में विस्थापन और द्विविस्थापन जो है ना, दोनों अभिक्रिया पूछ लेता है। क्या पूछता है कि विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्थापित कीजिए, ऐसा बोलता है, कभी कभी बोलता है ना। तो आप ये भी देख लो, विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या होगा। हम आपको ऐसे ही बता देते हैं सही ढंग से। देखो
यहां पे लिखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखो अब ये विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है? अंतर पूछा जाता है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन में। अगर आपसे केवल एक ही अलग से परिभाषा पूछे विस्थापन अभिक्रिया क्या है तो आसानी के साथ बता सकते हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है आसानी के साथ आप बता सकते हो। लेकिन अगर दोनों में अंतर पूछ लेता है तो कैसे बताओगे, उसको भी देख लो। एक तरफ लिखेंगे हम भैया विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो क्या है, सबसे पहला अंतर होगा इनकी परिभाषाओं का। क्या होगा? इनकी परिभाषाओं का अंतर होगा। काय का अंतर होगा? इनकी परिभाषाओं का अंतर होगा। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है पता है ना सबको? विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? हमने कल ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जो पदार्थ मतलब क्या हो कि जो भी पदार्थ अपने से अभिकारक में उपस्थित या यौगिक में उपस्थित क्या करे, अपने से जो दुर्बल धातु है, जो प्रबल धातु अपने से दुर्बल धातु को क्या करे, उसके स्थान से परिवर्तित कर दे, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे? प्रबल धातु या सॉरी धातु नहीं, यहाँ पे तत्व बोल सकते हैं। प्रबल तत्व अपने से दुर्बल तत्व को उसके स्थान से निकाल दे, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, विस्थापित कर दे, उसके स्थान से विस्थापित कर दे। इसे क्या कहेंगे हम? विस्थापन अभिक्रिया। अपोजिट साइड में द्विविस्थापन में क्या होगा? द्विविस्थापन में अभी हमने बताया द्विविस्थापन में क्या हो रहा? केवल आयनों का आदान प्रदान। तो क्या कहेंगे इसमें लिखेंगे अभिकारकों के या अभिकारकों में उपस्थित जो भी पदार्थ हैं, जो भी यौगिक हैं, तो क्या लिखेंगे? यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? यौगिक जो होते हैं, अभिकारक में जो उपस्थित यौगिक होते हैं, उनके जो आयन होते हैं उनका क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताया था दोनों की परिभाषाएं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा? हमने अभी एक एग्जाम्पल से आपको बताया था। क्या बताया था? एक एग्जाम्पल से कि भैया विस्थापन अभिक्रिया में जो प्रबल धातु है, ए धातु क्या है? प्रबल। किससे? इस यौगिक में उपस्थित बी धातु से। क्या है? ए धातु प्रबल है इस यौगिक में उपस्थित मतलब बी धातु से। तो क्या करेगा भैया, ये ए जो है ना, ये जो ए है इसको भैया बाहर निकाल देगा। किसको? बी को। क्या करेगा? बी को बाहर निकाल के फेंक देगा। बी को क्या करेगा? बाहर निकाल के फेंक देगा। मतलब प्रबल तत्व अपने से दुर्बल तत्व को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा? ए और सी, और बी को क्या करेगा? अलग कर देगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपोजिट साइड में क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? तो देखो द्विविस्थापन में क्या होगा? द्विविस्थापन में क्या कह रहे थे हम? केवल तत्व अपने आयन बदल रहे थे। एक यौगिक था ए बी और दूसरा था सी और डी, है ना। इसमें क्या हो रहा था? ये इसका ये इस पर चार्ज काहेगा था? धनायन, और इस पे ऋणायन, इस पे धनायन, इस पे ऋणायन। ए कहाँ जा रहा था? ऋणायन डी के पास और ये सी के पास, ऐसे जा रहा था। तो पदार्थ क्या बन रहा था? ए और डी प्लस सी और बी, ऐसे बन रहा था ना। इसमें क्या हो रहा था? केवल जो यौगिक थे, अभिकारक में उपस्थित यौगिक, वो अपना आयन बदल रहे थे। तो क्या बन रहा था? आगे का मतलब उत्पाद बन रहा था। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, एक कोई भी रिएक्शन हम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई एक रिएक्शन दे सकते हैं। मान लिया कोई एक धातु है Fe, आयरन, और दूसरा एक यौगिक है, विलयन है,
कॉपर सल्फेट का, काहे का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट, आयरन जो है वो क्या है, कॉपर सल्फेट से प्रबल है। सक्रियता श्रेणी में हमने क्या देखा था, जो आयरन था वो कॉपर धातु से या कॉपर से अधिक प्रबल था। इसी वजह से क्या करता है, आयरन कॉपर को निकाल के कहाँ कर देता है भैया, बाहर फेंक देता है और सल्फेट के साथ क्रिया कर लेता है। तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, FeSO4, और कॉपर को क्या करता है भैया, बाहर निकाल देता है। तीसरा तो ये हो गया अंतर कि दोनों में क्या हो गया, तीसरा अंतर हो गया। अच्छा, द्विविस्थापन में तीसरा अंतर क्या होगा, द्विविस्थापन में तीसरा अंतर अपोजिट साइड में, इसमें हम लेते हैं NaCl, क्या ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, केवल आयन बदलने हैं तो दूसरा पदार्थ सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, AgNO3 ले लेंगे। लो भैया देखो क्या बना, सोडियम के पास था आयन कौन सा, धनायन, और क्लोरीन के पास ऋणायन था, ऐसे चांदी के पास धनायन और नाइट्रेट के पास ऋणायन, NO3 के पास ऋणायन। इसमें क्या हो रहा है, केवल सोडियम नाइट्रेट के पास पहुंच रहा है और जो चांदी है वो क्लोरीन के पास, बस केवल अपना अपना आयन बदल रहे हैं बस पदार्थ। सोडियम कहाँ जाएगा, Na क्या बनाएगा, Na NO3 के पास NO3 बनाएगा, और क्या बचेगा, सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl बना लेगा आसानी के साथ। तो इतनी बात समझ आई, दोनों में अंतर क्या होता है समझ आया, दोनों में अंतर सारी चीजें हमने पढ़ाई। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसकी डिफिनेशन लिख देना है, विस्थापन अभिक्रिया क्या उसकी डिफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद एक उदाहरण बताया है, AB कैसे प्रबल धातु अपने से दुर्बल धातु को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, और इसमें केवल आयन बदल लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन करके दिखा देना और इसमें भी एक रिएक्शन करके दिखा देना। तो क्या है, इन दोनों में अंतर स्थापित कर सकते हैं। इतना नोट कर लो, आगे बताते हैं। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं, आगे देखते हैं हम। देखो दोनों में अंतर भी देख लिया। अब एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण कुछ अभिक्रियाएं बची वो देख लेते हैं। क्या है, आपने कभी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ी है, पढ़ी है? तो देखो उसको क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। लिखो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया होते समय क्या हो, जो रासायनिक अभिक्रिया होते समय ऊष्मा को बाहर निकाले, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, उत्पाद बनने के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी निकले। क्या हो, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे, निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन एक चीज और, ऊष्मा निकलती कहां पे है, तो क्या होगा कि जब अभिकारक क्या करे, उत्पाद बना दे, और उत्पाद बनने के बाद में ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो कैसे लिखेंगे, इसको भी एक लाइन से लिख लेते हैं हम, एक लाइन से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को कहां लिखा जाता है, दाहिनी तरफ। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या करेंगे, ऊष्मा की मात्रा को, ऊष्मा की मात्रा को किधर लिखते हैं, दाहिनी तरफ, दाईं ओर,
दाईं ओर प्लस लगा के लिखा जाता है। कैसे? प्लस, ऐसे प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं। तो ऊष्मा अभी बताया हमने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी बाहर निकले, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दाहिनी तरफ, ऊष्मा किधर लिखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दाहिनी तरफ। तो एक अभिक्रिया देखो यहाँ पे कौन सी होगी? मान लिया कार्बन का क्या करवाएं? दहन करवाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब जलाएंगे ना, जलाने पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सीधी सी बात CO2 निकलेगी। लेकिन उसके साथ साथ क्या, प्लस चिन्ह लगाकर दाहिनी ओर लिख रहे हैं ना, उसके साथ साथ क्या निकलेगी भैया? ऊष्मा भी निकलेगी। क्या निकलेगी? उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है, निकल रही ना, ऊष्मा निकल रही। तो कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है ना। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया, जब हम कार्बन का दहन करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊष्मा बचती है। जो ऊष्मा निकलती है वो कितनी निकलती है? 94 किलो कैलोरी। कितनी? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया गया। क्या बताया गया? कि जो ऊष्मा है वो क्या होती है, कितनी निकलती है? कार्बन के दहन के बाद 94 किलो कैलोरी बाहर निकलती है। तो यहां तक बात समझ आई। उसके नीचे देख लेते हैं, उसके नीचे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी देख लेते हैं, क्लियर करते हैं उसको। क्या है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया? ये अभिक्रिया क्या होती है? देखो भैया, इसकी विपरीत होगी। क्योंकि अगर ऊष्मा बाहर निकल रही तो ऊष्माक्षेपी, अगर ऊष्मा अंदर ली जा रही, अभिक्रिया के दौरान क्या है? ऊष्मा की जरूरत पड़ रही है ना, तो कैसी होगी? वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ, उसमें साथ नहीं, इसमें लिए, उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा एक चीज और, इसमें हमने क्या देखा था कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा किधर लिखी जाती है? दाईं ओर। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार है। इसमें भी क्या है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा दाहिने तरफ लिखी जाती है। बाएं तरफ लिख सकते हो प्लस लगा के, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या बाएं तरफ भी लिख सकते हो प्लस लगा के। लेकिन अगर आप बाएं तरफ नहीं लिख रहे हो तो दाहिनी तरफ लिखोगे, लेकिन कैसे? माइनस लगाकर। कैसे लिखोगे? माइनस लगाकर। तो यहाँ पे क्या था? दाहिनी ओर प्लस चिन्ह लगाया जा रहा था, लेकिन ऊष्मा शोषी में क्या होगा? माइनस लगाकर हम उस ऊष्मा को लिखेंगे। ठीक है, देखो एक उदाहरण में देख लेते हैं हम। एक उदाहरण लेते हैं हम, नाइट्रोजन का दहन करवाते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, N2 का दहन करवाते हैं। दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं। और बनता क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? NO होता है। नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती नहीं है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दहन करवाने के लिए क्या होता है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अगर ऊष्मा नहीं होगी तो भैया ये दहन नहीं होगा। बात समझ आई? तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। तो हमने ऊष्मा को कैसे लिखा? ऊष्मा शोषी, माइनस लगा के। और कितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो होती है 45 किलो कैलोरी की। कितनी? 45 किलो कैलोरी। इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है
जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, मतलब दोनों 2-2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे लिख भी दें हम नाइट्रस ऑक्साइड। देखो तो बात समझ आई यहाँ तक। अगर एग्जाम में आपको किलो कैलोरी मतलब नहीं पता है, ऊष्मा नहीं पता है कितनी निकलती है दहन के दौरान या दहन के बाद या दहन के लिए जरूरी है, तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे केवल प्लस ऊष्मा लिख सकते हो, माइनस ऊष्मा लिख सकते हो। ये लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर याद रहती तो लिख सकते हो, अगर नहीं याद रहती तो न लिखो, कोई बात नहीं है। तो इतनी सी बात समझ आई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकाली जाती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अंदर सोखी जाती है। यहां तक बात समझ आई। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।